हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, है ना बच्चों? आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर। हमने सेंटर ऑफ मास पूरी तरीके से कंप्लीट करके हमने इसका सेकेंड पार्ट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की ओर चला। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा सर? बच्चों, जिस तरीके से आपने पहले काइनेमेटिक्स में आपने मोशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिमिलरली यहाँ भी चीजें वैसे ही चलेंगे। रिपीट टॉपिक है हमारा, ठीक है ना? चलिए, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब इसमें हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर इसका सेकंड पार्ट, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम लोग फोर्स और मोमेंटम के बारे में जानेंगे, ठीक है क्या? इसका फर्स्ट पार्ट आज हम कवर करेंगे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसमें वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टर्म आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए, बिना टाइम के लॉस किए हुए हम लोग वीडियो अपने लेक्चर्स, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पे जैसा कि हेडिंग आप देख पा रहे हो, क्या लिखा हुआ है? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में बच्चों हमें ये बताओ, सबसे पहले मोशन में पार्टिकल आएगा, कोई भी पार्टिकल, इवन आपकी सेंटर ऑफ मास, कोई भी पार्टिकल मोशन में कब आता है? जब उसके पास वेलोसिटी होता है ना? हम कॉज नहीं पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी यानी मोशन का कॉज बताइए, बस हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल को आप मोशन में कब समझिएगा, है ना? आप सब रेफरेंस अर्थ को ही लीजिएगा, चंद्रमा को रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये नहीं कि सर हम तो चंद्रमा पर से देख रहे हैं, नहीं नहीं, सबको अर्थ पे ही रख करके देखना है। तो सर, पोजीशन में चेंज, पोजीशन में चेंज यानी अगर पोजीशन में चेंज हो जाएगा तो पार्टिकल मोशन में कहलाएगा। यस, क्लियर है ना? ओके मेरे प्यारे बच्चों, हमें मालूम है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में सबसे पहले, या कोई भी पार्टिकल के मोशन जानने से पहले उसकी पोजीशन जानना जरूरी होता है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है हमें मालूम है। सर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है वो होता है m1r1 प्लस में m2r2, है ना बच्चों? m2r2 प्लस में m3r3 इसी तरीके से आप n नंबर ऑफ पार्टिकल तक जा सकते हो, है ना? डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 और प्लस में m3, राइट? यस। अगर हमें पोजीशंस मिल गया तो पोजीशंस को डिफरेंशिएट किया जाता है। आपने पढ़ा है पहले कि पोजीशंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो सर वेलोसिटी मिलता है। यस, जब पोजीशंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि सर अगर आपको वेलोसिटी निकालना हो ना, इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालना हो तो कुछ नहीं कीजिए, बहुत ही सिंपल है, डिफरेंशिएट कीजिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को, है ना? अगर ये टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा तो आप इसे डिफरेंशिएट करके निकाल लीजिए। क्लियर है? यस। कैसे निकलता था देखिएगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला फैक्टर जो है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा कांस्टेंट, टोटल मास m कर लेते हैं, ए मास ऑफ द सिस्टम। चलिए, अब फिर इनटू में इन सभी फैक्टर को आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे, तो m1 तो m1 रहेगा, r1 v1 हो जाएगा, तो m1 और क्या हो जाएगा? v1। सिमिलरली m2 और क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा, है ना? अब प्लस में m3 v3 mn vn तक चला जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली अगर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आपको कैलकुलेट करना हो, है ना, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना, तो क्या करोगे सर? हम करेंगे m1 a1 कर लेंगे, अब प्लस में m2 a2, फर्स्ट पार्टिकल का एक्सीलरेशन और उसके मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेकेंड पार्टिकल का एक्सीलरेशन उसी के मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली ये काम आप n नंबर तक पार्टिकल तक करोगे अगर हमारे पास n नंबर पार्टिकल हो तो। अगर हमारे पास एक फिक्स नंबर में होगा तो बस उतना ही आपको कवर करना है, और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? ये हमने पोजीशन निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। बाय दिस फार्मूला आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक छोटी सी चीज और हम आपको बता दें, उसका यूज यहाँ पे करेंगे।
अगर सपोज दैट हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, ठीक है ना, अभी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, सेंटर ऑफ मास का अपना मास होगा, पूरा सिस्टम का कंसंट्रेटेड मास होता है, यस। तो उसकी मोमेंटम भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो मोमेंटम भी यहाँ पे लिख लीजिए। अभी हम न्यूटन सेकंड लॉ की ओर नहीं जा रहे हैं, बस अभी मोमेंटम आप लिख लीजिएगा। तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए क्या होगा सर, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना हो तो हो जाएगा मास ऑफ द सिस्टम इनटू में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी बनाएंगे आज, ठीक है ना। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और ये आप जानते भी होंगे पहले से, है ना। चलिए, क्लियर है ये सारे कॉन्सेप्ट। पोजीशन निकालना हम लोग सीख चुके हैं, वेलोसिटी निकालना आज सीख लेंगे, एक्सीलरेशन निकालना आज सीख लेंगे, मोमेंटम निकालना आज सीख लेंगे, ठीक है क्या। और इसके ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म होते हैं, दैट मीन्स हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम आपका कांस्टेंट है या नहीं, ये सारे टर्म हम अगले लेक्चर में आपके लिए लाएंगे, ठीक है क्या। चलिए, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो हम करते हैं, क्योंकि अभी तुरंत फिर लाइव क्लास भी लेना है, ठीक है ना। और हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, लाइव क्लास भी ले रहे हैं, तो टाइम तो लगता है ना बच्चों। फिर सारे टर्म हमें लिखना पड़ता है ना। हम तो अकेले हैं, खुद से खाना बनाना, खाना सब कुछ अकेले करते रहते हैं, ठीक है क्या। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने लिखा है, इस क्वेश्चन लिखने में भी टाइम लगता है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएंगे। अगर पार्टिकल, अब एक चीज छोटी सी और याद रखिएगा, हम पार्टिकल बार बार जिक्र ला रहे हैं इसलिए क्योंकि इस पार्टिकल के यहाँ पे कुछ तो बात है। जब तक बात ना हो तो फिर बात में बात कैसा, बात में दम कैसा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, हमने रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा है कि रेक्टिलिनियर मोशंस का मतलब होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन जो था उसमें क्या था कि अगर कोई पार्टिकल, कोई ट्रेन, कोई बस, कोई ट्रक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है तो ट्रक वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होता था। सर क्या करते थे वैसे सिचुएशन में, मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करते थे, उस पूरे ट्रेन को एक पॉइंट से आप क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, यस, ठीक है। फिर सारे इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूज होने लायक था आप उस पर यूज कर लेते थे। अगर पार्टिकल का एक्सीलरेशन कांस्टेंट था तब इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करके उसकी डिफरेंट डिफरेंट टर्म आप क्या करते थे, कैलकुलेट कर लिया करते थे। इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट है ना। चलिए, और फिर आप फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वगैरह कैलकुलेट किया कर लेते थे। अब यहां पे देखिएगा, तो क्या सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट नहीं है क्या, है ना। सेंटर ऑफ मास क्या है, एक पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं, टू स्टडी द सेंटर ऑफ मास, टू स्टडी द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास के मोशंस का स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल के रूप में मान लेते हैं, ठीक है क्या। तो यहाँ पे हम नोट में लिख देते हैं, नोट में हम लिख देते हैं क्या, कि टू स्टडी द motion of center of mass, to study the motion of center of mass, comma, we can assume it as a particle, ठीक है ना। इट एज ए पार्टिकल, इट मतलब सेंटर ऑफ मास। अगर हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के मोशंस को स्टडी करना है, सेंटर ऑफ मास के मोशंस को स्टडी करना है, तो कुछ नहीं करना है, उसको एक पार्टिकल के रूप में एज्यूम कर लीजिए। अब सारा काम पहले के जैसा हो जाएगा। इस पे जब क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो सर ये तो पहले वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इसमें तो कुछ नया है ही नहीं बच्चों। इसीलिए तो हमारा फिजिक्स इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि कुछ पार्ट आप पढ़ लीजिए स्टार्टिंग में, फिर वही पार्ट रिपीट होते रहेगा। समझ में आ रहा है क्या, वही पार्ट हमेशा रिपीट होते रहेगा। पहले इनिशियल में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन जब एक बार उस प्रॉब्लम को अपने अंदर समा लोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, वो उसके बाद का फिजिक्स में मजा ही मजा आएगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझना बाकी होता है, फिर रिपीट रिपीट और कुछ नहीं होता है। यहाँ पर है मोशन,
रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे फिर से मोशन, बस वहां पे थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाएंगे, चीजें वही रहता है, ठीक है ना। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स है, ध्यान दीजिएगा। टू स्टडी द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वी कैन एज्यूम इट इज ए पार्टिकल। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं हमारे पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में, जब पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है ना, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन परफॉर्म करता है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं ना। तो यहाँ पे भी आप सब यूज कर सकते हो कि अगर हमारे पास लिख सकते हो कि इफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा कांस्टेंट हो, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा, तब आप यूज कर सकते हो, देन we can use then we can use all kinematics equation, all kinematical equation, all kinematical equation, तब अब सभी के सभी kinematical equation से यूज कर सकते हो, लाइक v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, है ना। फाइनल वेलोसिटी अगर निकालना हो सेंटर ऑफ मास का, तो इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का, है ना। चलिए, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो, या फिर ये भी फॉर्मूला होता था ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2a और एस, एस यहाँ पे किसका डिस्प्लेसमेंट, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट किसका, सेंटर ऑफ मास का। आप डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से भी निकाल सकते हो और डिस्प्लेसमेंट आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे पोजीशन आया उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। क्या करना होगा, मास m1 और पहला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट प्लस में m2 मास दूसरा का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट प्लस तीसरा का मास और उसका डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब प्लस में इसी तरीके से कर लीजिए और डिवाइडेड बाय टोटल मास, यहां से भी आपका क्या निकल जाएगा, यहां से भी आपका निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहां से भी निकल जाएगा। या फिर आप ये सारे इक्वेशंस का यूज करके भी सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी होता है ना। तो जितने भी टर्म होता है वो सारे के सारे टर्म आप यूज कर सकते हो। क्या गजब का कॉन्सेप्ट है ना। जैसे वन डायमेंशनल मोशन पढ़ने के बाद टू डायमेंशनल मोशन पढ़ने की जरूरत नहीं होता है, ऑलरेडी हम पढ़ लेते हैं। सर कैसे, टू डायमेंशनल मोशंस को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, बांट देते हैं एक्स में और वाई में, है ना। एक्स एक्सिस का मोशन अलग हो गया, वाई एक्सिस का मोशन अलग अलग हो गया, दोनों की स्टडी कर लीजिए, टू डायमेंशनल मोशन स्टडी कर लिया हमने। यहां भी तो हमने वही कर रहा है, यहां भी तो वही चीजें हैं। बस पहले क्या था छोड़ दीजिए, सारे के सारे फंडे वही आए अपना, बस सेंटर ऑफ मास लगा लीजिएगा सभी जगह पे। क्या लगा लीजिएगा, सेंटर ऑफ मास। हमने यहाँ पे एक बारीकी सी पॉइंट बताए, वो पॉइंट आप फोकस कीजिएगा, ये पॉइंट जो हमने नोट में लिखा है, बस केवल आपको नोट पे ध्यान देना है ना। अब बताओ, दुनिया नोट के पीछे तो चल रही है, अरे भैया दुनिया नोट के पीछे चल रही है, बस वहां पे जो ओरिजिनल नोट है उसमें गांधी जी का ठप्पा है। अब यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, तो नोट का भाई भाई अपना तो रुतबा होता ही है ना, नोट का अपना एक रुतबा होता है, इसका अपना एक स्वैग चलता है। अब यहाँ पे कहा था टू स्टडी द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वी कैन अज्यूम इट एज ए पार्टिकल। स्टडी करने के लिए सेंटर ऑफ मास की मोशंस को स्टडी करने के लिए आप उसको एक पार्टिकल के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, ठीक है क्या। हाँ, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का सेकेंड पार्ट जो कि न्यूटन का यूज करके आगे बढ़ाया जाएगा गाड़ी, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं, कोई बम है वो फट गया अचानक से, है ना, बम, अरे भैया बम, हम बम से याद आया, हम लोग गांव में एक बम नाम का आदमी है, ठीक है ना, उसको जब ना तो बोला अरे भाई बम कब फटोगे, बोलता है जब पाकिस्तान पे छोड़ दोगे तब उड़ा दूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास अभी हम लोग केवल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म देखेंगे, वो सारे टर्म हम अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर्स में। चलिए ध्यान दीजिएगा, रीजन हमने बताया। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चंस के ऊपर, नहीं क्वेश्चन से पहले एक और टॉपिक हमारे पास होगा, हाँ ये, इसको पढ़ना जरूरी होता है, इसको भी पढ़ना जरूरी होता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जो भी लिखा है छोड़ दीजिए,
मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने जो भी लिखा है, क्या लिखा है, नहीं लिखा भी छोड़ दीजिए। ठीक, सर हम क्या करेंगे, पीने दो, बताते हैं। हम एक छोटी सी कॉन्सेप्ट से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है क्या? चलिए ध्यान दीजिएगा। वैसे सेम कॉन्सेप्ट एक बार फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है ना? सेम कॉन्सेप्ट एक बार और फिर बताएंगे हम। सपोज दैट यहाँ पे एक सिस्टम हमने बनाया, इस सिस्टम में दो पार्टिकल्स है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक। ये इसके तरफ मूव कर रहा है और ये इसके तरफ मूव कर रहा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। छोड़ दीजिए ना म्यूचुअल अट्रैक्शन वगैरह क्या है, नहीं है, इंटरनल फोर्स क्या है, नहीं, छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। सब फोर्स से रिलेटेड सारे टर्म न्यूटन सेकंड लॉ फॉर सेंटर ऑफ मास में डील करेंगे, अभी कुछ नहीं। इसका मास हमारा m1, इसका मास हमारा m2 हुआ, ठीक है। और m1 का वैल्यू हमारे पास है, m1 का वैल्यू हमारे पास है 2 kg, ठीक है। और यहाँ पे m2 का मास जो हमारे पास है वो सपोर्टेड 1 kg है, कितना, 1 kg, ठीक है, यस। अब क्या है, इसकी स्पीड v1 और इसका स्पीड v2, v1 और v2 का वैल्यू भी गिवन है। v1 हमारे पास क्या है, v1 हमारे पास है 2, ठीक है क्या, 2 मीटर पर सेकेंड, और v2 जो हमारे पास है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, यस, सिंपल सा। अब हमें क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हमें निकालिए, सबसे पहले आप यहाँ पे निकालो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं बस उस पर फोकस कीजिएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे निकालो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, यस सर। सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल लेंगे, अभी हमने फॉर्मूला बताया। 2 पॉइंट रहता था तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालने आपको आता है। किसी एक को ओरिजिन मान लेते थे, किसी भी एक पॉइंट को आप ओरिजिन नहीं भी मान सकते थे, किसी और रेफरेंस से भी आप सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश किया था, यस। इसका मास इसकी पोजीशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मास इसकी पोजीशंस को मल्टीप्लाई करके टोटल मास से डिवाइड कर देते थे, यही काम करते थे पोजीशन में। लेकिन वेलोसिटी में क्या करेंगे, देखो ना क्या किए थे, जो कहां गया वेलोसिटी वाला भैया, कुछ नहीं था, m1 v1 m2 v2 और y में टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि m1 v1 जो करते थे m1 r1 प्लस m2 r2, यहाँ पे करेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस में m3 v3 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, खत्म। अब यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सर m1 v1 प्लस में m2 v2, और ध्यान से देखने की बात यहाँ पे है, आप साइन देना नहीं भूलिएगा, m1 प्लस में m2, राइट। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब भैया यहाँ पे बताओ m1 का वैल्यू कितना है, 2, ठीक है क्या, v1 का वैल्यू कितना है, 2। लेकिन यहाँ पे ना आप डायरेक्शन देना नहीं भूलिएगा, सर क्यों, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन देना जरूरी होती है। अगर वेक्टर के केस में आप डायरेक्शन देना भूल जाओगे, आप तहस नहस कर दोगे, ठीक है क्या, फिजिक्स के तहस नहस कर दोगे, फिजिक्स फिर कहेगा त्राहिमाम त्राहिमाम, ठीक है क्या। अब यहाँ पे देखो आई कैप हो जाएगा ये रीजन, क्योंकि ये v1 इधर जा रहा है, और v2 की बात करेंगे तो इसका मास हमारे पास कितना था, 1 है, और इसका वेलोसिटी हमारा 4 है, लेकिन किधर जा रहा है, माइनस आई जा रहा है, और डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास हमारा 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ध्यान सुनिएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4i, और फिर ये 1 into 4 और माइनस है तो माइनस में 4i हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3। आपको तो मालूम है 4i तो गया, 4i या 4 गई, तो यहाँ से 0/3, यानी रिजल्ट हमारा 0 आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे प्यारे लाडले बच्चों आ रहा है 0, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, इसे हम डेप्थ में और पढ़ेंगे, कब, जब हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके कंक्लूजन क्या निकल रहा है, क्या सिस्टम के इनसाइड जो पार्टिकल्स है क्या वो मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहा है,
यस सर, सिस्टम के अंदर का जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है क्या? सिस्टम के अंदर, ठीक है ना, सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इंडिविजुअली मूव कर रहे हैं, बट उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं मूव कर रहा है बिकॉज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा जीरो आ गया। क्या आ गया? जीरो आ गया। आना भी चाहिए था। क्यों? इसकी मोमेंटम और इसकी मोमेंटम की बात करें तो इक्वल और अपोजिट हो गया। मोमेंटम क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब बताओ, मोमेंटम कांस्टेंट होता है तो फोर्स जीरो होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सटर्नल है ही नहीं, ठीक है। तो यही बात तो वहां पे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे देखिएगा। अब जो पॉइंट हमने लिखा है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? इट इज पॉसिबल दैट ऑल पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम आर मूविंग बट सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट। देखो, क्या वही पॉइंट आया कि नहीं आया? है ना? देखिए ना किस तरीके मेरी पढ़ाने का जो तरीका रहेगा ना सबसे अलग रहेगा, मतलब बड़ा खतरनाक रहेगा। इट इज पॉसिबल दैट ऑल पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम आर मूविंग बट सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, बट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आया? रेस्ट पे आ गया। क्लियर है क्या? यस। अब यहाँ पे रेस्ट पे आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट आपसे कहता है इट इज नॉट पॉसिबल सेंटर ऑफ मास, COM सेंटर ऑफ मास विल मूव फास्टर देन द फास्टेस्ट पार्टिकल। इस पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि सेंटर ऑफ मास जो है वो ज्यादा तेज से मूव करेगा, किससे? फास्टेस्ट पार्टिकल से। यानी इसका मतलब हुआ कि कोई भी एक सिस्टम लीजिए, उस सिस्टम में, ठीक है, उस सिस्टम में जो सबसे ज्यादा तेज से जो मूव कर रहा होगा पार्टिकल, आप एक ऐसा पिक्चर, आप एक ऐसा सिनेरियो, आप एक ऐसा डायग्राम अपने माइंड में क्या कीजिए, अभी लाइए, ठीक है ना, बनाइए। और उस पॉइंट में, उस सिस्टम में, एक ऐसे सिस्टम जिसमें एक पार्टिकल सबसे ज्यादा तेजी से मूव कर रहा होगा, लेकिन फिर भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उस फास्टेस्ट पार्टिकल से कम होगा। यकीन नहीं आ रहा है? यकीन नहीं आ रहा है? आप देखिए, आप अपने घरों में सीलिंग फैन को देख लीजिए, उसकी सेंटर ऑफ मास कहां से पास कर रहा है? उसके सेंटर से पास कर रहा है ना? अब जैसे सपोज दैट यहाँ पे हमने देखा, है ना, इसी तरीके से क्या रहता है? इसी तरीके से ना रहता है हमारा सीलिंग फैन, बस यहाँ पे फैन नहीं है, एक डिस्क टाइप का है, ठीक है। अब देखिएगा, हम इसे अगर घुमा भी देंगे, तो इसकी सेंटर मूव नहीं कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं है। लेकिन इसका जो आउटर पार्टिकल होगा ना, सबसे ये वाला पार्टिकल जो सबसे एंड पे होगा, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में जो इस वाले सरकमफेरेंस पे जो पार्टिकल जो प्रेजेंट होंगे, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो सेंटर से ज्यादा दूरी पे है। तो इस सिस्टम में सभी पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग है। अब यहाँ पे जो एंड पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है? इट इज नॉट पॉसिबल सेंटर ऑफ मास विल मूव फास्टर देन द फास्टेस्ट पार्टिकल। यहाँ तो सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मूव कर रहा है क्या? नहीं, लेकिन पार्टिकल सब के सब मूव कर रहे हैं। तो फास्टेस्ट पार्टिकल से ज्यादा स्पीड में कभी भी सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर सकता। आप कहोगे सर हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते हो तो वो CRTM हो गया। क्या हो गया? CRTM हो गया, ठीक है। जब CRTM हो गया तो भाई सेंटर ऑफ मास एक लीनियर मोशन परफॉर्म किया, तो लीनियर मोशन सबका सेम आया, ठीक है ना। लीनियर मोशन सबका सेम आएगा जो यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा। अगर हम लीनियर मोशंस की बात करें, है ना, अगर हम लीनियर मोशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबका सब क्या आ रहा है? सेम वेलोसिटी से मूव करेगा लीनियर मोशंस में, है ना। रोटेशनल मोशंस में अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यानी कि पहला सेकंड पॉइंट में समझ में आ गया कि कभी भी फास्टेस्ट पार्टिकल से जो फास्ट सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। ये सारे पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फंसा देंगे, ठीक है क्या। थियोरेटिकल टाइप का जब ऑब्जेक्टिव आता है तो इट इज पॉसिबल दैट सेंटर ऑफ मास मूव्स स्लोअर देन द स्लोएस्ट पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। यस, ये पॉसिबल हो सकता है कि उस सिस्टम में जो स्लोएस्ट पार्टिकल है, वो पार्टिकल जिसकी स्पीड सबसे कम है, उससे भी कम स्पीड सेंटर ऑफ मास का हो सकता है। एक आप पिक्चर ड्रॉ कीजिए माइंड में, उस सिस्टम में
उस सिस्टम में एक ऐसी पॉइंट को चुनिए जो आपका सबसे कम स्पीड से चल रहा होगा, फिर भी सेंटर ऑफ मास उस स्पीड से भी कम स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा। यकीन नहीं आता है तो देख लीजिए प्रॉब्लम। यहाँ पे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रुका हुआ ही है। यहाँ पे आपका इसकी जो स्पीड है m1 का स्पीड इससे कम है ना। तो यहाँ पे स्लोएस्ट से भी स्लोएस्ट है ना, स्लोएस्ट से भी स्लो है, क्योंकि यहाँ पे तो फाइनली रुका हुआ है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आगे चले हम, ठीक है क्या, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे कुछ क्वेश्चंस बनाते हुए, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन से मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस क्या कहता है कि हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है। अभी यहाँ पे फ्रिक्शन नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई अभी हम फोर्स वगैरह जिक्र नहीं कर रहे हैं। अभी ये हमारा सरफेस रफ नहीं है बल्कि स्मूथ है, तो म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे मास m1, यहाँ के मास m2 है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी वही था, एक m1 और m2 एक दूसरे की तरफ म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों का मास गिवन है, 2-2 kg का है, और यहाँ पे स्पीड हमारा इंडिविजुअली गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड। क्या कहता है, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज 50 मीटर गिवन है। कहता है क्या कि इनिशियली में जब ये चलना स्टार्ट किया है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमारा वो 50 मीटर है। क्या है, 50 मीटर है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर टाइम 2 सेकेंड। तो बता दीजिए 2 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का। क्लियर है क्या, 2 सेकेंड के बाद बता दीजिए सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आई होप आप इस क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चंस को समझ में आ गया तो वीडियो पॉज कीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए, है ना। कॉपी पेन तो लेकर के बैठिए भैया। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। ध्यान सुनिएगा, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बताएंगे। कितने तरीके से, 2 तरीके से। सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर टाइम 2 सेकेंड। हमें ये बताइए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपके पास कौन कौन सा फॉर्मूला हुआ करता था पहले वाले में, इक्वेशन ऑफ मोशन में। सर हमारे पास होता था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ये था, यस था। क्लियर है क्या, यस। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास के लिए लगा लेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम प्लस में एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और फिर इनटू में टी स्क्वायर। तो यहाँ पे तो एक्सीलरेशन किसी का नहीं है। जब एक्सीलरेशन किसी का नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कहां से आ जाएगा, जबकि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी और जो एक्सीलरेशन है वो पार्टिकल के एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है, राइट, यस। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो खत्म हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए हमें लिखना होगा यू सेंटर ऑफ मास इनटू टी। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब बस वेलोसिटी, यू मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इनिशियल वेलोसिटी क्या, पूरे जर्नी में वेलोसिटी सेम ही रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या हमारा कांस्टेंट। तो जो पार्टिकल की जो अपना स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। निकाल लीजिए, यानी कि VCM या UCM जो बोलना है बोल दीजिए, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है टाइम के साथ में। क्या था, m1 v1 था, m1 v1 प्लस में m2 v2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय टोटल मास हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा। टोटल मास क्या हो जाएगा सिस्टम का, 2 2 4 हो जाएगा। क्लियर है, यस। तो m1 v1, m1 का वैल्यू कितना है 2 है, और v1 कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर है क्या, डायरेक्शन पुट कर लीजिएगा, डायरेक्शन जरूर दीजिएगा, ठीक है ना, डायरेक्शन जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास कितना हो गया 2 इंटू 20, 2 इंटू 10 20 हो गया, और ये आ गया आई कैप आ गया, ठीक है क्या। फिर प्लस में m2 का भी वैल्यू 2, और इसका वेलोसिटी कितना है 20, लेकिन माइनस आई हो जाएगा, तो 20 इंटू में माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय टोटल मास हमारे पास 4 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कितना हो जाएगा 40 आई, ये कितना हो गया 20 आई, तो माइनस में 20 आई हो जाएगा फाइनली ऊपर में, और डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ये डिवाइड होगा तो माइनस में 5 मीटर आ जाएगा आई कैप, यानी कि 5 मीटर आई कैप माइनस आई कैप। यानी कि इसका मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा कौन से डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में, माइनस आई की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। और कितने स्पीड से मूव करेगा, 5 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, 5 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। बस अब निकाल लीजिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ से।
यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए। यू निकल चुकी है 5, टाइम हमें मालूम है 2, ठीक है, और माइनस आई कैप यानी कि हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप, ठीक है क्या। 10 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास यानी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास मूव कर जाएगा माइनस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट था, इससे भी बना सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करके, या फिर आप यहां से भी बना सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए सर हमने पढ़ा था, आपने बताया था कि m1 और s1 प्लस में m2 और s2, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल मास। जी बच्चों आप यहां से भी बना सकते हो, आप यहां से भी बना सकते हो, ठीक है क्या। तो यहां से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आ जाएगा वो आने वाला है m1 का वैल्यू 2 है। अब दोनों का मास सेम है तो क्यों ना आप कॉमन निकाल लीजिए, है ना, m1 और m2 सेम है तो दो बाहर निकाल लिया। हमने s1 और s2 को निकालना है तो s1 और s2 निकाल लीजिए। पहला का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, पहला का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा सर, पहला का जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा s1, डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है u इंटू टी, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ तो ए वाला फैक्टर तो नहीं है, जीरो हो जाएगा तो u इंटू टी हो जाएगा, तो u1 इंटू में टी। चलिए u1 कितना था हमारे पास 10, और 10 इंटू टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्लियर है, यस। अगर s2 की बात करेंगे तो s2 क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी 20, इसका टाइम भी तो हमारा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा माइनस आई में, ठीक है ना, और ये हो जाएगा हमारा प्लस आई में। बस पुट कर लीजिए। m1 हमने हमने क्या किया, मास को कॉमन ले लिया, यहाँ से हो जाएगा 20i, ठीक है ना, और माइनस में 40i, क्लियर है, और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम 4 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से हमारे 20i माइनस 40i क्या रिजल्ट वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो हमारे पास हो जाएगा, देखिएगा 2 से मल्टी क्या कुछ मिस्टेक हमने किया है, 20 इंटू 2 40i, नहीं सही है, सही है। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 40i माइनस में 80i, क्लियर है, और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम 4 हो जाएगा। 40i माइनस 80i माइनस में 40i हो जाएगा, राइट, माइनस में 40i बाय में 4 डिवाइड करोगे माइनस में 10 आ जाएगा आई कैप, ठीक है, यानी कि माइनस 10 मीटर आई कैप। मीटर हमने यूनिट लगाया है, ठीक है क्या, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 मीटर हो जाएगा नेगेटिव एक्स में। क्या है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है तो बताइए, अगर नहीं प्रॉब्लम तो आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके जेई मेंस में भी आ जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आपके मेंस में भी आए हुए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम में एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। हमें मालूम है कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने एक्सीलरेशन निकालना सीखा था इंडिविजुअल बॉडी का। इंडिविजुअल बॉडी का एक्सीलरेशन कैसे निकालते थे, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, है ना, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इस फार्मूला, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, एक्सीलरेशन कैलकुलेट किया था। सेम यहाँ पे वही करना है। अगर आपको एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो गया। हमें मालूम है कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए सर करते थे m1 और a1 का यूज, है ना, m1 a1 प्लस में m2 a2, यहाँ पे दो ही मास है, और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2। क्वेश्चंस में कहता क्या है, यहाँ पे मास m1 और मास m2 गिवन है, मास a मास भी गिवन है, कितना 2 और 1 3 हो जाएगा नीचे में, तो नीचे में हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 2a1, है ना, प्लस में 2a2। बस a1 a2 का वैल्यू निकालिए, पुट कीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ओह सेकंड का मास कितना आ गया 1, तो 1 इंटू a2 और डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, क्लियर है, यस। अब क्या करना है आपको, बस a1 a2 का वैल्यू निकाल लीजिए, हमारा काम हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा,
ये बी है तो बी का मास है 1, तो ये 1g से नीचे जाने की कोशिश करेगा और ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, कितने से 2g से कोशिश करेगा। लेकिन दोनों तो कामयाब नहीं हो पाएगा, है ना। ये भी नीचे जाना चाहता है, ये भी नीचे जाना चाहता है, लेकिन दोनों तो कामयाब नहीं हो पाएगा, है ना। दोनों नीचे जाने में कामयाब नहीं हो पाएगा, कोई एक ही जाएगा। हमने मान लिया कि ये नीचे जा रहा है, ठीक है ना। हमने मान लिया कि ये नीचे जा रहा है, कितने से जा रहा है, a1 एक्सीलरेशन से। तो ये क्या करेगा, ये a2 एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा, बट a1 और a2 का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। a1 a2 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, सेम होगा। डायरेक्शन अलग हो जाएगा, लेकिन हमारा वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। और a1 a2 की वैल्यू हमने मान लिया कि वो a के इक्वल है, किसके इक्वल है, a के इक्वल है। क्लियर है, यस। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, हमें मालूम है कि यहाँ पे टेंशन टी लग रहा होगा, यहाँ भी टेंशन टी लग रहा होगा, बट इस टेंशन की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। इस टेंशन की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें एक्सीलरेशन निकालने के लिए यूज करते थे नेट पुलिंग फोर्स, है ना। इस पूरे सिस्टम पे नेट पुलिंग फोर्स हम लोग करते थे। यहाँ से हम लोग क्या करते थे, नेट पुलिंग फोर्स यानी कि वेट का डिफरेंस कर लीजिए, यानी कि सिंपल से बोलिए खींचने वाला फोर्स और रोकने वाला फोर्स। तो यहाँ से ये 2g है हमारे पास, ये खींचने वाला है। और देखिएगा ये जो 1g है, ये जो 1g वाला जो फोर्स आएगा, ये इसको रोकने की कोशिश कर देगा। क्यों, ये 2g से नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो b वाला जो वेट है इसको अपोज कर देगा। तो वेट का डिफरेंस कीजिए, 2g माइनस में 1g और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, इसका मास ऐड कीजिए, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एक्सीलरेशन g/3। एक्सीलरेशन क्या आ रहा है, g/3। अब यहाँ पे देखिएगा हमने क्या किया था, 2g जिस डायरेक्शन में है, यानी इस वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव काउंट किया था, और इसी डायरेक्शन में हमने एक्सीलरेशन को पॉजिटिव काउंट कर लिया। इसका मतलब क्या आया, कि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव काउंट कर लिया और ऊपर वाले को नेगेटिव काउंट कर लिया। क्लियर है, यस। हमने ऐसा जूम कर लिया, a1 a2 की वैल्यू सेम आया ना जी, यस। a1 a2 की वैल्यू क्या गया, सेम, g/3 आ गया। क्या गया, g/3 आ गया। अब एक्सीलरेशन हमारा g/3 आ गया, तो हमने मान लिया दोनों g/3 से मूव करेगा, एक ऊपर मूव करेगा, एक नीचे मूव करेगा, ठीक है। क्या क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यस। तो हमने ऐसा मान लिया, इतने सोल्व करने के बाद हमने मान लिया क्या मान लिया सर, कि ऊपर वाले को नेगेटिव काउंट कर लीजिए और नीचे वाले को पॉजिटिव काउंट कर लीजिए। आप रिवर्स भी काउंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या क्या उलट दें, चलिए उलट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, ऊपर वाले को पॉजिटिव काउंट करना है और नीचे वाले एक्सेलरेशन को नेगेटिव काउंट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू में a1। a1 मतलब a वाला, ठीक है ना, a1 मतलब ये वाला। और इसकी एक्सेलरेशन कितना आया, g/3। कितना आया, g/3 आ रहा है। कितना आ रहा है, g/3। और ये वाला एक्सप्रेशन किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो नीचे जा रहा है तो क्या करोगे आप, क्या माइनस लगाओगे, माइनस जे कैप लगाओगे। क्या लगाओगे, माइनस में जे कैप लगाओगे, क्योंकि नीचे जा रहा है। फिर प्लस, फिर इसकी मास कितना है, 1, और इसके एक्सलेशन कितना आया, एक्सलेशन हमारा g/3 आया। ये किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो प्लस जे, और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट मीन 3 आ जाएगा। क्लियर है, यस। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2g/3, ये हुआ g/3। तो इसे जब सोल्व करोगे, ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे 2g/3, यहाँ पे 1g/3, और दोनों के बीच में माइनस आ गया, तो क्या g/3 नहीं हो जाएगा, यस, g/3। और नीचे में ये 3 बैठा हुआ है, तो g/3 हमारे पास आ जाएगा माइनस में जी। क्या आ जाएगा, माइनस में जी। क्यों, इसका वैल्यू ज्यादा है ना, इसका वैल्यू कम है, तो इसका वैल्यू ज्यादा हो गया, तो ये वाला ज्यादा किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, माइनस जा गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया g/9 और माइनस जी। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरीके से, g/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लिखोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या लिख दोगे, डाउनवर्ड। ये हमने डायरेक्शन दे दिया, क्या दे दिया, डाउनवर्ड। ये रो का मतलब हुआ डाउनवर्ड। क्लियर है क्या, ये हमारा क्या हो गया, डाउनवर्ड। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इंडिविजुअल एक्सीलरेशन निकाल लीजिए, फिर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है उसके फॉर्मूला का यूज करके आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। क्या अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी, बना हुआ क्वेश्चन आ गया। चलिए,
यहां पे आते हैं हम लोग। कहता क्या है क्वेश्चन कि दो ब्लॉक है, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने वहां पे नहीं देखा था, यहाँ पे देख पा रहे हो आप। यहाँ पे हमारे पास है टू ब्लॉक्स ए एंड बी। वहां पे क्या था, पुली, यहाँ पे पुली था, स्ट्रिंग कनेक्टेड था, यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है ही नहीं। फोकस से देखिएगा, फोकस आप देखिएगा, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहां पे हमारे पास क्या था, कनेक्टेड था, या तो कनेक्टेड नहीं था तो फिर क्या करते थे हम लोग, एक ब्लॉक ये हुआ, एक ब्लॉक ये हुआ, दोनों को कांटेक्ट में लगा करके हम फोर्स लगा करके ऊपर ढकेल देते थे, है ना, ऊपर पुश कर लेते थे। जब ये ऊपर ऊपर पुश करते थे तो बताइए, और यहाँ पे फ्रिक्शंस वगैरह वगैरह भी टर्म हुआ करता था, तो पूछ रहा था आपसे कि बताइए इसके एक्सीलरेशन क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन हमने बनाया है ना, इसमें कुछ नई बात नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ी सी नई बात आ गया है। क्वेश्चंस कहता है कि हमारे पास दो ब्लॉक है ए और बी, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री का है, ये एंगल हमारा 45 डिग्री का एंगल क्या है, 45 डिग्री है। चलिए, मास आर रिलीज ऑन टू साइड ऑफ ए फिक्स्ड वेज सी आई शो इन द फिगर। यहाँ पे दो ब्लॉक है जिसकी मास ए और बी है, इसे रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है एक वेज पे, और वो हमारा सरफेस स्मूथ है, नेग्लेक्ट फ्रिक्शन, है ना। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। ब्लॉक ए और बी से जो सिस्टम बन रहा होगा, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी से जो सिस्टम बन रहा होगा, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आपसे पूछा जा रहा है। क्या बन जाएगा, बन जाएगा, यस बन जाएगा। हमें मालूम है कि सर अगर ये सरफेस स्मूथ है, इसका मतलब जब इसे छोड़ोगे तो ये नीचे आएगा, इसे छोड़ोगे तो ये अपना नीचे जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर आप देखोगे, इसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर आ रहा है जी, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर आ रहा है, नीचे जी। ओके, तो इधर कितना आएगा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, इधर आ जाएगा सर जी साइन थीटा, यानी कि जी साइन 45 डिग्री, राइट। इसका इधर कितना आ जाएगा, इसका अपना इधर आ जाएगा जी साइन 45 डिग्री। और जी साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है, जी साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 मींस जी बाई रूट टू से आ जाएगा इधर, और ये भी आ जाएगा जी बाई रूट टू, है ना, जी बाई रूट टू। क्लियर है, ये भी जी बाई रूट टू और ये भी जी बाई रूट टू। ओके, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन तो हमने निकाल लिया, हाँ, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकाल लिया तो हमारे पास आ गया, खत्म कहानी कीजिए। अब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आपको कैलकुलेट करना है तो m1 इंटू a1, m1 इंटू में a1 और प्लस में m2 इंटू a2, m2 इंटू में a2 और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो m1 प्लस में m2। दोनों मास सेम है, यहाँ पे देखिए इक्वल मास है ना बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल मास है, m मान लेते हैं। तो चलिए m1 और m2 को m मान करके कॉमन ले लिया, तो m हो जाएगा और a1 और प्लस में a2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि 2m हो जाएगा। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, इंटू में a1 प्लस में a2 हो जाएगा। क्लियर है, यस। अगर मेरे बच्चों यहाँ तक क्लियर है तो a1 a2 को बस वेक्टर सम ले लेना है। ये हमारा a1 हो गया, ठीक है ना, ये हमारा a1 हो गया और ये हमारा a2 हो गया, ठीक है क्या, ये हमारा a1 हो गया, ये हमारा a2 हो गया। बस इन दोनों का वेक्टर सम लेना है। कैसे सम लेना है, वेक्टर सम लेना है। ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हम समझाने की अगर कोशिश करते हैं, अगर समझ पाइए तो ठीक है, हम समझाने में कामयाब हो पाते हैं कि नहीं, देखते हैं। हमने क्या किया, ये वाला जो फोर्स है हमारा, सॉरी ये वाला जो एक्सीलरेशन है, इसको हमने लाइन के फॉर्म में इस तरीके से हमने बना दिया। क्या कोई दिक्कत है, यहां तक क्या कोई दिक्कत है? क्या हम नहीं कह सकते कि ये जो वेक्टर है, ये जो एक्सीलरेशन है, इसकी डायरेक्शन ये है? यस। हम ये नहीं कह सकते इसकी डायरेक्शन ये हमारा है, ये वाला एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमारा ये है? क्या हम नहीं कह सकते? यस कह सकते। अब बताइए ये कितना एंगल होगा, इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन गया होगा, ये एंगल कितना बना होगा? सर जितना एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन आया, पैरेलल लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है। ध्यान सुनिएगा, पैरेलल का मतलब क्या हुआ, ये वाले लाइन और ये वाले लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन तो एक दूसरे के पैरेलल हुआ ना जी, हुआ ना, एक दूसरे के पैरेलल, यहाँ भी एक दूसरे के पैरेलल हो गया। तो बताइए
यहाँ पे ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों को एक दूसरे पे कितने डिग्री पे कट कर रहा है, 90 डिग्री पे। तो ये दोनों साइड एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों साइड में ये वाला ग्रीन वाला जो हमने बनाया है ये भी एक दूसरे को कितने पे कट कर देगा, ये भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर देगा। कितने डिग्री पे कट कर देगा, 90 डिग्री पे कट कर देगा। यानी एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर सर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ, दोनों एक्सिलरेशंस के बीच की एंगल हमारे पास 90 डिग्री हुआ, तो नेट इफेक्ट जो हमारे पास आएगा, नेट इफेक्ट यानी कि नेट एक्सिलरेशन जो आएगा हमारा वो कहीं नीचे आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा नेट एक्सिलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेट एक्सिलरेशन यानी कि a1 प्लस में a2 आ जाएगा। यस, a1 प्लस में a2 आ जाएगा। अब वेक्टर फॉर्म में पूछा जा रहा है तो आप निकाल लीजिए, है ना, a1 प्लस a2। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सबसे पहले देखिएगा इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। सर इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, अरे भाई ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। दो वेक्टर को ऐड किया जा रहा है, उसका नेट रिजल्ट ये है, तो दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए तरीका क्या था, रूट ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसका स्क्वायर मतलब g बाई रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो g बाई रूट 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में फिर से g बाई रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर है ना। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है a1 प्लस a2 का जो वैल्यू आ रहा है, वैल्यू की बात पहले कर लीजिए, वो आ रहा है g बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस में g बाई रूट 2 का स्क्वायर। यानी कि यहां से हो जाएगा 2 इंटू में g का स्क्वायर और रूट 2 यानी कि 2 आ जाएगा। क्लियर है क्या, अरे भाई साहब क्लियर है। g का स्क्वायर g हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, और ऐसे ऐसा कितना आया, दो टर्म, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से 2 उड़ जाएगा, और g का स्क्वायर रूट हो जाएगा g, क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। क्लियर है। अब बताइए ये जो एक्सीलरेशन आया वो किधर आया, नीचे आया, तो आप लगा दोगे डाउनवर्ड का साइन। क्या लगा दोगे, डाउनवर्ड का साइन। बस कहानी खत्म। यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है g बाई 2 और यहाँ से a1 प्लस a2 का वैल्यू क्या है, g बाई 2 और डाउनवर्ड का सिंबल दे दीजिए। दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए, अगर मजा आया होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि हाँ से समझ में आ गया, एक बार जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। उससे क्या होगा, हमें लगेगा कि आप में सपोर्ट कर पा रहे हो, ठीक है ना। और इससे और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये होगा कि हम आपको समझाने में कामयाब हो पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अगर समझने में कामयाब हो गए तो एक बार लाइक तो बनता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए लाइक कीजिए, और उसके बाद फिर से हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है क्या। थोड़ा पानी पी ले, गला सूख रहा है। चलिए तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस बन गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया है आपके लिए, हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस ये वाला दिया। देखिए ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस में देखिए डिफरेंस देखिएगा। नहीं आया, ओके। चलिए आ गया, ध्यान से देखिएगा। हम क्या कर रहे थे, मेरे माइंड से निकल गया, हम इसी पे टिप कर रहे थे। अरे भाई हमको आगे बढ़ाना था ना गाड़ी, कभी कभी माइंड से निकल जाता है, कोई बात नहीं, होता है। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया कि दो ब्लॉक लिया ए और बी, है ना, इक्वल मास आर अटैच टू ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली फिक्स टू अ वेज एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे हमने फिर से इक्वल मास लिया बच्चों, फिर से इक्वल मास लिया, तो हमने क्या किया, इसको भी एम काउंट कर लिया, इसको भी एम काउंट कर लिया, ओके। मास आर अटैच टू ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली, ये पुली हमारा स्मूथ है, स्मूथ है यानी कि अभी तक इसके पास मास नहीं है, आइडियल पुली है, ठीक है ना। रोटेशनल मोशंस में आपका पुली रियल हो जाएगा। टू ए वेज एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू ब्लॉक व्हेन दे आर रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, व्हेन दे आर रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, डायरेक्शन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में डायरेक्शन भी बताया, एक्सीलरेशन के वो डाउनवर्ड जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन बता दीजिए, उसकी मैग्नीट्यूड बता दीजिए। बहुत सिंपल है, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, तो लगा लीजिए डायरेक्ट। इसका अपना जी नीचे लग रहा होगा, इसका अपना जी नीचे लग रहा होगा, है ना। तो यहां से आपका इस डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन आएगा, क्या आएगा, इसका अपना इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ जाएगा,
है ना। क्या क्या आएगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, क्या क्या आएगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। थोड़ा सा डायग्राम को हम इधर कर लेते हैं, चलिए, ताकि वो इधर का कुछ भी पार्ट आपकी वीडियो में कटे ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा सर जी साइन 60 डिग्री हो जाएगा, जी साइन 60 डिग्री हो जाएगा कंपोनेंट से, है ना। ये इधर जी साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा जी साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा जी साइन 30 डिग्री कंपोनेंट से। अब देखिएगा, ये जी साइन 60 डिग्री कंपोनेंट तो निकालने आता ही होगा, बहुत बार क्वेश्चंस बनाए हैं, है ना, कि अगर इंक्लाइंड प्लेन रहेगा तो ये वाला जो नॉर्मल वाला जो कंपोनेंट आएगा वो जी cos 60 डिग्री, ये हमारा जी साइन 60 डिग्री हो जाएगा। इसका नॉर्मल कंपोनेंट से हमें कोई मतलब भी नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में नॉर्मल कंपोनेंट से हमें कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। जिसका मतलब नहीं उसका काम क्यों, उसको क्यों रखे अपने माइंड में, खत्म करो कहानी। जी साइन 60 डिग्री जो यूज नहीं है उसको यूजलेस कर दो, खत्म, टाटा बाय बाय। जी साइन 60 डिग्री इसका वैल्यू हो जाएगा सर जी इंटू में √3/2 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा सर g/2 हो जाएगा, g/2, यस g/2 हो जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया कि ये यहाँ पे अब आप ये नहीं सोचोगे कि ये भी नीचे जा रहा होगा, ये भी नीचे जा रहा होगा, जी ना हुजूर, ऐसा यहाँ पे ना होई। यहाँ पे ऐसा ना होई कि दोनों का दोनों नीचे जाए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना दोनों का दोनों नीचे जा रहा था, यहाँ पे ना जाए। क्यों ना जाए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। अगर स्ट्रिंग से बंधा हुआ तो एक इधर आ रहा होगा तो एक ऊपर जा रहा होगा, क्लियर है। एक इधर आ रहा होगा तो एक ऊपर जा रहा होगा। नीचे कितना से आ रहा होगा, नीचे आपका A1 एक्सीलरेशन से आ रहा होगा, ठीक है क्या। और ये कितना से जा रहा होगा, ऊपर में A2 एक्सीलरेशन से जा रहा होगा, बट A1 A2 का वैल्यू सेम होगा, है ना। A1 A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। A1 और A2 हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सही है सर। तो पहले A1 और A2 निकाल लीजिए, A1 और A2 निकाल लीजिए। क्या A1 A2 आप निकालोगे, क्या A1 A2 निकालोगे, यस निकाल लोगे। तो ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ये जो G है ना इसको M के साथ कीजिए, इस बार काम M के साथ कीजिए, तो ये भी M आ जाएगा, यहाँ भी M आ जाएगा, है ना। यहाँ भी हमारा M आ जाएगा, यहाँ भी M आ जाएगा और यहाँ भी M आ जाएगा, ठीक है क्या। ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि आप ये फोर्स का काम कर लिया, किसका काम, फोर्स का। और हमें चाहिए यहाँ पे एक्सीलरेशन। इससे पहले वाले में डायरेक्ट इंडिविजुअल था, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे हमें वेट लेना पड़ेगा। सर क्यों, अरे भैया याद है पुली वाला क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन क्या बनाया था, नेट पुलिंग फोर्स हमने देखा था, यानी कि वेट का डिफरेंस देखा था, खींचने वाला फोर्स और रोकने वाला फोर्स, है ना। तो बताइए ये वाला फोर्स खींच रहा है और ये वाला फोर्स रोक रहा है। ये कह रहा है चल इधर, ये कहता है ना जी बाबू, ये कहता है चल इधर, ये कहता है नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग काम करेंगे। सर कैसा काम, मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, आपको एक्सेलरेशन निकालना है ना, यस। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या हमने फॉर्मूला बताया था, नेट पुलिंग फोर्स, यानी खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। ये वाला सपोज ये नीचे हमने मान लिया कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, हमने मान लिया। तो इस डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव कर ले, तो एम जी असाइन, चलिए डायरेक्ट वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, ठीक है ना। तो एम जी इंटू में √3/2 हो जाएगा, ठीक है क्या। इधर वाला फोर्स और उधर वाले फोर्स को माइनस कीजिए। उधर वाला फोर्स क्या है हमारा, mg/2 और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, m 2m हो जाएगा, तो 2m हो जाएगा, क्लियर है। m से m उड़ जाएगा कॉमन लेकर के, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, तो आ जाएगा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करके तो 4 और 4 हो जाएगा, यानी कि g इंटू में √3 माइनस में g और बाई 4, है ना। समझ में आ गया ना। तो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो नीचे 4 हो गया दोनों के लिए, तो जी इंटू √3 और g हो गया, तो g आप कॉमन लीजिए, तो g/4 हो जाएगा और इंटू में √3 - 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर, ओके। अगर यहाँ तक क्लियर तो आगे चलते हैं अब हम, ओके। अब हम लोग आगे कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ध्यान सुनिएगा, एक एक्सीलरेशन इधर हुआ और एक एक्सीलरेशन इधर हुआ ना। एक का एक्सीलरेशन किधर आ गया, इधर आ गया,
इधर हमारा एक एक्सेलरेशन आ गया और एक एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है क्या? यस। तो बच्चों बताओ इस बार फिर से अगेन वहां पे हमने क्या किया था, वहां एक एक्सेलरेशन इधर था और एक का एक्सेलरेशन इधर था, तो इसलिए नेट एक्सेलरेशन किधर आया, नीचे आया। लेकिन इस बार क्या हुआ ना बच्चा, इस बार क्या हो गया बंदे, अरे देखो भाई बंदे क्या हो गया, इस बार एक्सेलरेशन इधर भाग गया। अगर इस बार एक्सेलरेशन इधर भाग गया तो नेट एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा ना जी, किधर आ जाएगा, इस बार नेट एक्सेलरेशन इधर कहीं आएगा। क्या कहते हो जी, है ना खतरनाक कॉन्सेप्ट। इस बार नेट एक्सेलरेशन किधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, यानी कि नेट एक्सेलरेशन कहीं इधर आ जाएगा इस बार। ये हमारा नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा और ये नेट एक्सेलरेशन a1 प्लस में a2 हो जाएगा। क्लियर है? क्यों सर, एक वेक्टर इधर दूसरा वेक्टर इधर, तो नेट वेक्टर बीच में जाएगा कि नहीं जाएगा, कहां जाएगा, बीच में जाएगा। तो यहां से हमारे पास हो गया ये। चलिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की अगर बात करते हो तो हमारे पास हो जाएगा क्या, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे सर, m1 इंटू में a1 प्लस में m2 इंटू में a2, राइट? यस। और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि 2m हो जाएगा। और मास मास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम मास है, तो यहां से 1/2 कॉमन ले लीजिए, है ना। और हमें मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है तो मॉड लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, मॉड लगा लेंगे। तो a1 प्लस में a2 का मॉड लगा लेंगे, a1 प्लस में a2 का मॉड, ठीक है। तो a1 a2 का मॉड निकाल लीजिए ना, यहाँ पे a1 और a2 का मॉड निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे सर, बहुत सिंपल है बच्चों, a1 a2 का मॉड कैसे निकालेंगे, अरे बहुत सिंपल है बच्चा, देखो कैसे, a1 प्लस a2, तो a1 प्लस में a2 का मॉड निकालोगे, ठीक है ना, a1 प्लस में a2 का मॉड निकालोगे, कैसे निकालोगे, रूट ओवर। अब बताओ दोनों तो सेम है ना, इधर का एक्सीलरेशन a1 इधर का एक्सीलरेशन a2, दोनों सेम है, वो एक इक्वल आ गया। चलिए, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर अब प्लस में a का स्क्वायर, ठीक है क्या, और प्लस में 2ab cos थीटा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, ये 60 ये 30, तो ये 60 30 90 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 90। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास a√2 हो जाएगा, a√2, और a का वैल्यू हमने निकाल चुका है, यहाँ पे देखिए g/4 इंटू में √3 - 1, यानी कि हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है बताइए, g/4 इंटू में √3 - 1 इंटू √2 कर देना है, बस कहानी खत्म। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइनली हमारे पास आ रहा है मॉड में 1/2 इंटू में a1 प्लस a2 का जो मॉड आ रहा है वो a√2 आ रहा है, और a का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है कितना, g/4 और इंटू में √3 माइनस में 1 और इंटू में √2। क्लियर है क्या, इससे ब्रेक कर लीजिए तो ये √2 हो जाएगा, यानी कि g/4 फाइनल आंसर आपका आ रहा है, क्या आ रहा है, g/4 इंटू में √3 - 1 इंटू में √3 - 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये सारे क्वेश्चंस आपका डीसी पांडे का है, ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस आपका डीसी पांडे का हम बता रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, मजा आएगा। आई होप ये क्वेश्चंस भी हम समझाने में कामयाब हो गए आपके लिए। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन बना लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बनाइए जल्दी से आप लोग, पढ़िए और बनाइए। देखिए क्या कहता है कि दो गो बॉल बा, कितने बॉल, दो बॉल, एक बॉल ए एक बॉल बी, टू बॉल ए एंड बी ऑफ मास m एंड 2m। दो बॉल हमारे पास है, बॉल का नाम दे दिया ए और बी, एक का मास m है, दूसरा को का मास 2m हो गया, अच्छा 2 टाइम्स हो गया, और प्रोजेक्टेड अप यानी ऊपर की ओर थ्रो कर दिया। सो फाइंड ए में कहता है इनिशियल वेलोसिटी एंड हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यानी पहले कैलकुलेट कर दीजिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली क्या होगा और सेंटर ऑफ मास इनिशियल क्या होगा। सेकंड कहता है फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की मैक्सिमम हाइट क्या होगा फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है ना। यहाँ पे रेफरेंस हमने नहीं दिया है, आप लिख लीजिएगा, अगर रेफरेंस नहीं भी देगा तो आपको ग्राउंड से ही निकालना होगा, कहां से निकालना होगा, ग्राउंड से निकालना होगा। ओके चलिए,
तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी चेंज भी करेगा क्या? यस, यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। सर क्यों? अरे फ्री फॉल वाला कॉन्सेप्ट जो आ गया, जब ऊपर थ्रो करते थे तो नीचे एक लटका हुआ जी मिलता था कि नहीं मिलता था? ऊपर थ्रो करते थे तो नीचे एक लटका हुआ जी मिलता था। यस, अगर नीचे एक लटका हुआ जी मिलता था हमारे पास, तो सब जगह जी होगा, यहाँ भी जी होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इसका मतलब कंटिन्यूअसली दोनों का स्पीड बदल रहा होगा। जब दोनों की स्पीड लगातार बदल रहा होगा तो लगातार डिक्रीज हो रहा होगा। ऊपर जाते 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 मर जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बदलेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो बॉडी मूव कर रहा था, तब वहां पे आपने देखा था इनिशियल क्वेश्चंस जो हमने बनाया था, उसमें हमारे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या था? कांस्टेंट था। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बदल जाएगा। इनिशियल कुछ और रहेगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ और हो जाएंगे, कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ और हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पार्टिकल का हमारे पास जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है विथ टाइम, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो इनिशियल में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला है m1v1 प्लस m2v2 और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो m1 प्लस m2। खत्म, कहानी कर दीजिए। m1v1, m1 मान लेते हैं ये हो गया m, और इसकी वेलोसिटी हमारे पास कितना आ गया 10, और दो, और ये ऊपर जा रहा है, चलिए प्लस हो गया। m2 हमारे पास 2m हो गया, और ये किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो 25 हो गया। क्लियर है? अब आई में कितना हो जाएगा? 2m और m 3m हो जाएगा। अब m से m को उड़ा दीजिए, m से m को उड़ा दीजिए, हम तो काटने में बहुत आगे रहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, 50 और 10 60, और 60 बाई 3 यानी कि 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और ये भी किधर जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। क्या जे का, यानी कि इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं लाई कर रहा होगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है वो भी निकाल लेते हैं। तो इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन यानी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली में, इनिशियल में कितना था? आप क्या करोगे? m1 x1 करोगे। m1 x1 नहीं सर, m1 by 1 कर लीजिए। m1 by 1 प्लस में m2 by 2 और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम यानी m1 प्लस m2, राइट? यस। फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं था, आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे। इसको हमने इनिशियल में ओरिजिन पे मान लिया, मतलब ग्राउंड पे मान लिया, क्योंकि इसकी बाई कोई नहीं है, इसका बाई नहीं है क्योंकि ग्राउंड पे है, तो ये 0 हो जाएगा। m2 हमारे पास कितना है? m है, और इसका बाई कितना आ गया? इतने हाइट पे 120 मीटर के हाइट पे आ गया, इंटू में 120 और डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि 3m। क्लियर है? m से m कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 मीटर, किधर? ऊपर की ओर, ठीक है क्या? यानी कि ये हमारा 120 मीटर, तो कहीं यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। सर सेंटर ऑफ मास हाफ से, इस पूरे टावर के जो हाइट है उससे हाफ से भी नीचे क्यों आया? क्योंकि हमें मालूम है कि जिधर ज्यादा मास होता है सेंटर ऑफ मास उसके तरफ होता है। दोनों जगह का मास सेम होता तो 60 मीटर पे आता सेंटर ऑफ मास, लेकिन ऐसा यहाँ पे है नहीं, ठीक है। चलिए, हमें क्या पूछा जा रहा है? फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ग्राउंड। ध्यान सुनिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे चाहो तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। लेकिन हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कितना ऊपर जाएगा। ये तो इनिशियल हमारा 40 मीटर पे लाइक किया सेंटर ऑफ मास, है ना। इनिशियल कहाँ पे लाइक किया? 40 मीटर पे लाइक किया। ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो ये कितना ऊपर जाएगा देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि सेंटर ऑफ मास की मोशंस को स्टडी करने के लिए सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट मास बना लीजिए, पॉइंट पार्टिकल बना लीजिए। तो भाई ये पॉइंट पार्टिकल हो गया, और इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें मालूम है। इसकी वेलोसिटी हमें मालूम है। कितना था इसका वेलोसिटी? सर इसका वेलोसिटी हमारे पास है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा। आप बस केवल इस पॉइंट का स्टडी कीजिए और छोड़ दीजिए दोनों पार्टिकल को, ठीक है। ये अपना 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा, और जैसे जैसे इसका डिक्रीज हो रहा होगा वैसे वैसे इसका भी डिक्रीज हो रहा होगा।
यस सर। आप सोचिए किसी को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक देते हैं तो कितना ऊपर जाएगा, किसी को यू स्पीड से फेंक देते तो कितना ऊपर जाएगा, ऊपर कितना जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो कर लेगा। फाइनल वेलोसिटी जीरो कर लेगा, इसका मतलब हमारे पास जो हाइट निकल करके आएगा वो आएगा यू स्क्वायर बाई 2g। याद नहीं है क्या फॉर्मूला? हमें मालूम था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a था ना। अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस में 2। और यहाँ पे देखें ये वाला फाइनल वेलोसिटी जीरो कब होगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन अपोज कर रहा होगा, इनटू में ये इधर आ जाएगा तो माइनस में यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 2a, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हाइट हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2a, यानी कि यू स्क्वायर अब में a का मतलब 2g, यू स्क्वायर बाई 2g। अब ये सारा कॉन्सेप्ट किसके लिए? सेंटर ऑफ मास के लिए। किसके लिए? सेंटर ऑफ मास के लिए। तो ऊपर वाले को सारे को उड़ा दीजिए, ठीक है। अब यहां से ये वाला वैल्यू उठाइए और यहां पे पुट कीजिए। चलिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए, यहां से हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर था ना, ये यू स्क्वायर बाय में 2g। ये वाला कहां से देखा जा रहा है? ये वाला डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगा? यहां से आएगा। ये वाला डिस्प्लेसमेंट यहां से आएगा, ठीक है ना। 40 मीटर तो पहले कवर कर लिया। अब ये 20 मीटर पर सेकंड से देखते हैं ऊपर जा रहा है तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा ऊपर में। 20 का स्क्वायर तो 20 इंटू 20 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू में जी का मतलब 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर। कितना मीटर? यानी यहाँ के बाद इस पॉइंट के बाद ये 20 मीटर ऊपर जाएगा तो यहाँ से कितना जाएगा? यहाँ से 20 और ये वाला 40, तो टोटल कितना गया? 60 मीटर। यानी कि जो टोटल हाइट जो हो जाएगा हमारा, जो टोटल हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 60 मीटर। कितना मीटर? 60 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चंस। अरे मेरे लाडले वो देख लो यहाँ पे, क्लियर है क्या? क्लियर है? बम धमाका भी होगा, बम उम है ना? दिवाली वाला बम बचा के रखे हो कि नहीं बचा के रखे हो? उड़ा दिए पूरा। चलिए याद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये क्वेश्चंस बनाइए। ये क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस आपका डीसी पांडे का है। ध्यान सुनिएगा, कहता क्या है। आप डीसी पांडे का नाम सुन करके बच्चा लोग भाग मत जाइएगा, ठीक है ना। डीसी पांडे वाला का नाम सुन करके नहीं भागना है, उससे लड़ना है, ठीक है ना। और नीट वाले बच्चे भी फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। हम जब लेवल 2 का प्रॉब्लम लाएंगे ना एडवांस लेवल का, तो वहां पे लिख देंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो एडवांस लेवल का है, उसमें थंबनेल पे लगा देंगे, ठीक है ना। फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और वैसे सबको देखना है, केवल जेई नेट सबको सबको सबको। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। पढ़ लिए ना क्वेश्चंस को कि नहीं पढ़े हो? पढ़ लो फिर समझो क्वेश्चंस को। कहता है एट वन इंस्टेंट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ टू पार्टिकल इज लोकेटेड। एक बार क्वेश्चंस पढ़िए, माइंड में आने चाहिए डाटा। एट वन इंस्टेंट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, यानी किसी इंस्टेंट पे दो पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमारा 3 मीटर पे लाई कर रहा है। कितने मीटर पे लाई कर रहा है? 3 मीटर पे लाई कर रहा है सेंटर ऑफ मास। और उस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी गिवन है कितना? 6 मीटर पर सेकंड गिवन है। यानी कि हमारे पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास गिवन है कितना? 3 मीटर पे। कितना? 3 मीटर पे। आई कैप लगा लीजिए, ठीक है क्या। और इसकी वेलोसिटी हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो है 6.0 मीटर पर सेकेंड। और ये किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ठीक है क्या, ऊपर जा रहा है। वन ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन, यानी कि उन दोनों पार्टिकल जो सिस्टम में जो दो पार्टिकल है उसमें से एक पार्टिकल ओरिजिन पर बैठा हुआ है। चलिए हमने बना दिया भैया के लिए, एक को ओरिजिन पे हमने बैठा दिया, इसका मास हमने m1 दे दिया, ठीक है। चलिए, one of the particle is at the origin, the other particle has a mass 0.1 kg, 0.10 kg and is at the rest on the x-axis at x equal to 12 मीटर। चलिए, यहाँ पे हमारे पास ये 12 मीटर का गैप आ गया, ठीक है क्या। और ये हमारा m2 और इसका वैल्यू हमारे पास है 0.10 kg। शायद उधर नहीं दिख रहा होगा। चलिए, ये हमारा m2 का वैल्यू हमारे पास है
m2 का जो वैल्यू है हमारे पास ये है, कितना था, 0.10 kg, 0.10 kg। ठीक है, चलिए। इनिशियल में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास हमारा लाई कर रहा है कहाँ पे, देखिए 3 मीटर पे, यानी कि इसका मतलब हमारे पास 3 मीटर पे लाई कर रहा है, यानी 12 मीटर, तो ये 3 मीटर यहाँ पे, ये हमारा 3 मीटर पे लाई किया। अब बच्चों बताओ, इसका मतलब तो ये फिक्स हो गया कि भैया से दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर और सेंटर ऑफ मास कर रहा है 3 मीटर पे। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है 3 मीटर पे लाई कर रहा है, इसका मतलब m1 हमारा, m1 का वैल्यू m2 से ज्यादा आएगा, m1 का वैल्यू m2 से ज्यादा आएगा। निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे सर, XCOM लगा लीजिए। XCOM क्या होता है, XCOM सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस कैसे निकालते हो, m1 x1 प्लस में m2 x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, हमें नहीं आइडिया सर, एक का मास तो मालूम है, दूसरा का तो मालूम नहीं है, तो m1 प्लस में m2 कितना हो गया हमारे पास 0.10 ना, यस। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है हमारा 3.0, तो 3.0 इक्वल टू m1 x1, इसी को आप ओरिजिन काउंट कर लीजिए, हम यही से चीजें स्टडी कर रहे हैं, तो एक तो खत्म हो गया, एक तो खत्म हो गया, ठीक है क्या। चलिए, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू है 0.10 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस में 0.10। तो ऐसा कीजिए, नीचे वाला को क्यों लिखे बार बार, क्यों लिखे बार बार, m1 प्लस 0.10 को उठाइए, यहाँ पे लाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं समझे क्या, इसको यहाँ पे कीजिए, तो भी जाओ यहाँ पे, ठीक है, यस। और यहां से हम लोग क्या करना है, m1 प्लस में 0.10, ठीक है। अब यहां से हमारे पास आ जाएगा क्या, 3.0 m1 आ जाएगा, यस। और फिर हमारे पास 3.0 और इंटू में 0.10 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.40 आएगा क्या, तो यहां से आप 3.0 प्लस में 0.10 मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है क्या, 3.0 और इंटू में 3.10, सॉरी 3.0 इंटू में 0.10 कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, इसे सोल्व कीजिए, तो यहां से हमारे पास आ रहा है, और इधर हमारे पास हो जाएगा 0.10। अच्छा, मास हमने सही लिया है ना 0.10, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो डाटा हमें इनकम्प्लीट लग रहा है। एक से 3 ये लिया m1 m2, क्या कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, सब डाटा पुट किया हमने, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, हमें तो समझ में आ गया क्या गड़बड़ है, m2 का वैल्यू पुट किया, x2 उसका वैल्यू पुट किया है ना, तो इंटू में 12 है, इंटू में 12 करना था, बस यही करना था, ठीक है क्या। तो और इधर खसको, मेरे पास जगह नहीं है। अब हो गया हमारे पास आसान, 3.0 m1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 1.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.2 माइनस में ये आपका ना 0.3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। तो यानी कि यहां से हमारे पास आ जा रहा है 3m1 इक्वल टू 1.2 माइनस में 0.3, ये हो जाएगा हमारे पास 0.9, क्या हो जाएगा 0.9, 0.9 होते हैं तो m1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, m1 का वैल्यू हो जाएगा 0.30 kg, m1 का वैल्यू हो जाएगा 0.30 kg, कितना हो जाएगा 0.30 kg, क्यों m1 का मतलब 0.9/3 यानी कि 0.30 kg। क्या कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द ओरिजिन, इसका वेलोसिटी भी निकाल लीजिए कि जो ओरिजिन पे बैठा हुआ है उसका वेलोसिटी क्या होगा। सर इसका वेलोसिटी क्यों, इसका क्यों नहीं, क्वेश्चंस में क्लियर किया हुआ था कि जो सेकंड पार्टिकल है वो हमारा रेस्ट पे बैठा हुआ है ना, बैठा हुआ क्या रहेगा, रेस्ट पे है, ठीक है क्या। ओके सर, तो ध्यान दीजिएगा। अब आप क्या करना है, हमें निकालना है इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी निकाल लेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। इसी की वेलोसिटी के कारण वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। सॉरी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो गिवन है, कैलकुलेट द टोटल
मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम है, अच्छा सॉरी, बी सेकंड क्वेश्चन हमारा मोमेंटम। तो मोमेंटम निकाल लीजिए। कैसे निकालते हो? सेकंड हम कैसे निकालेंगे मोमेंटम बताइए ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया, अब ये सेकंड क्वेश्चन बी, बताइए मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकालने के लिए मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम इनटू, सॉरी सॉरी, मास के ऊपर एरो दे दिए, इनटू में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, है ना। तो मोमेंटम हमारा सिस्टम का, मोमेंटम हमारा सिस्टम का मास ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, इसका मास ऐड कीजिए, इसका मास आ गया 3, इसका मास कितना आ गया 0.3 आ गया, और ये आ गया 0.1, मतलब 0.4 हो जाएगा, 0.40। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास है 6, कितना है 6, तो 6 से अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2.4 मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। और ये किधर जा रहा है, जिधर हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा उसी डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज जी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इसका एक क्वेश्चन और है, वो भी बना लीजिए, इसका एक क्वेश्चन और है, वो भी बना लीजिए, इसको बस यहां पे पुट कर लीजिए। चलिए चलिए इसका से लास्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन, बता दीजिए। अभी मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो होता है m1v1 प्लस में m2v2, राइट, और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो m1 प्लस m2 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें गिवन था कितना 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 6, तो 6.0 कर लीजिए। m1 का वैल्यू आ गया 0.3 आ गया, 0.30, और v1 आ गया, और प्लस में m2 का वैल्यू तो है लेकिन v2 हमारा रेस्ट पे है, 0 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 0.40, बस यहाँ से v1 निकाल लीजिए। ये वाला फैक्टर इधर आ जाएगा तो 6.0, 0.4, ये हमारा 2.4 हो जाएगा, यस, इक्वल टू 0.30, तो 0.30 नीचे आ जाएगा, तो 0.30 नीचे आ गया। चलिए तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा और इक्वल टू v1, बस इसको सोल्व किया जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, वैसे 0.8 आएगा क्या, जो भी आएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा एक बार, 0.8 या 8, हमें तो लगता है 8 आएगा, है ना, हमें तो लगता है 8 आएगा। क्या आएगा आंसर, 8 पर में हो जाएगा हमारे पास 24, अब आई में 3 इक्वल टू v1, तो v1 हमारे पास आ गया 8.0 मीटर पर सेकेंड। 0.0 जरूर लगाइएगा कंफर्म करने के लिए, क्योंकि इसी तरीके से हमारा डाटा सभी जगह है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये लेक्चर्स बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपको नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बनाएंगे। अभी हम लोग लाइव में भी जुड़ने वाले हैं, 8 से 10 जुड़ेंगे रात को, ठीक है ना। और अगले लेक्चर में हम रिकॉर्डेड लेक्चर में सेम लेक्चर जो हम वहां पे लाइव में पढ़ाते हैं ना, उसे पढ़ाने के बाद वो ऑटोमेटिकली अनलिस्टेड में चला जाता है, अनलिस्टेड कर देते हैं। इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर में जो बच्चे देखते हैं तो क्यों ना उनके लिए रिकॉर्ड करके डाल दिया जाए, तो उनके लिए हम रिकॉर्ड करके डालते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बच्चे बात करते हैं, चैट करते हैं, आपस में मस्ती करते हैं, कभी कभी हम भी मस्ती कर लिया करते हैं, तो फिर टाइम आपको कंज्यूम होगा जो रिकॉर्डेड लेक्चर में देखते हैं, है ना। इसीलिए उनको हम रिकॉर्डिंग के फॉर्म में अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर देते हैं। ओके, तो अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ फॉर सेंटर ऑफ मास। ओके, तो आज के लिए हम आपसे विदाई लेंगे और मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बहुत ही एनर्जी के साथ, आप लोग भी एनर्जेटिक रहा करिए। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।